नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ शर्मा। आप एक बार फिर देख रहे हैं भारत न्यूज़ 18। मेरे साथ मौजूद हैं आज हाथरस के जाने माने अधिकारी, जिन्होंने अपने काम से क्रांति ला रखी है हाथरस शहर में, और गलत करने वालों को इन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है और सही के साथ सही किया है। आज मैं मौजूद हूँ जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीना जी के साथ। तो प्रेम प्रकाश मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज़ 18 में। और सर, आपने जिस तरह से क्रांति ला रखी है हाथरस में, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गलत करने वाले एक तरह से आपसे डरे हुए हैं, और डरना भी चाहिए, तो क्या सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और क्या वो चैन से अब नहीं बैठ पाएंगे हाथरस के अंदर? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया आपसे रूबरू होने का और लोगों के साथ आपके माध्यम से रूबरू होने का। और जहाँ तक काम का सवाल है कि प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन करना हमारा कर्म ही नहीं, हमारा पूरी निष्ठा के साथ उस उत्तरदायित्व को पूरी तरीके से निभाना हमारा धर्म भी है। और पूरा प्रशासनिक अमला सिर्फ इसी कोशिश में है कि जो सही हो, न्यायपूर्ण हो, न्याय संगत हो, कानून के हिसाब से हो, वही कार्य हों। और ऐसे अगर कार्य पाए जाते हैं जो न्याय संगत नहीं है या जो कानून के हिसाब से नहीं है, तो उनके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वह कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। अच्छा सर, आप जिस तरीके से हाथरस में मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सही काम कर रहे हैं, और आप मैं चाहे छापेमारी की बात करूँ या फिर यानी कि वो एक तरह से आपने लॉ एंड ऑर्डर आपने बिल्कुल प्रशासन के अनुसार वो एकदम ठीक से आप चला रहे हैं। इसके पीछे सर आपका कहीं ना कहीं ये मोटिव भी है कि प्रशासनिक काम आपका ठीक होना चाहिए। और दूसरी चीज़ सर कि आप का खुद एक अधिकारी का एक पर्सनल व्यक्तित्व होता है सर, उसको आप सर कौन से मॉरल राइट्स लेके चलते हैं आप? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी का हमेशा से यही कोशिश रहनी चाहिए कि जो भी कानूनी रूप से सही हो, लोगों के साथ वही हो, साथ ही साथ लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। और जो गरीब असहाय ऐसे लोग हैं जिनकी जहाँ कहीं सुनवाई ना हो रही हो, लंबे समय से अपनी परेशानी को लेकर वो दिक्कतों का सामना करते रहे हैं, उन समस्याओं को तत्काल सुना जाए, उनका जो न्याय संगत निवारण हो सके वह निवारण सुनिश्चित किया जाए, और सभी को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध हो सके। अच्छा सर, कुछ आपसे व्यक्तिगत सवाल भी पूछूंगा मैं आपके बारे में कि आप जैसे आप जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं प्लस एसडीएम भी हैं, तो सर इसके पीछे आप मैंने एक इंटरव्यू में देखा भी था, आपने बताया था कि जॉइंट मजिस्ट्रेट क्यों होना चाहिए। हमारे काफ़ी शायद दर्शकों में लगता है कि नहीं पता होगा, तो आप सर बताएं। देखिए, जॉइंट मजिस्ट्रेट का जो पद है, जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ही यूनिक पद है, जो प्रशासनिक अधिकारी डायरेक्ट आईएएस में भर्ती होते हैं, और मजिस्ट्रेसी के दौरान जब उनकी शुरू में ट्रेनिंग होती है और सीडीओ बनने से पहले उनको जॉइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात किया जाता है ऐसे जनपद जहाँ पे शासन को उनकी आवश्यकता महसूस होती है। और आप देखेंगे कि काफ़ी सारे मेरे सीनियर ऑफिसर्स, मेरे बैच के ऑफिसर्स, मेरे जूनियर ऑफिसर्स जॉइंट मजिस्ट्रेट रहते हुए या अन्य पदों में बहुत ही अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी की इच्छा यही रहती है, कोशिश यही रहती है कि आम जन के जो कार्य हों वो बिल्कुल त्वरित रूप से हों, निष्पक्ष रूप से हों, और आम जनता को एक राहत मिल सके, उनके साथ न्यायपूर्ण जो कार्रवाई हो वो सुनिश्चित हो सके। अच्छा सर, जो लोग यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखते हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जो हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब कोई बंदा तैयारी कर रहा है तो उसके मन में ये ज़रूर रहता है कि मैं भाई यूपीएससी ज़रूर क्रैक करूँगा। सर उसके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उनको यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए? देखिए, यूपीएससी एक मुश्किल एग्ज़ाम तो है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप और हम में से ही जो यूपीएससी पास करते हैं, हम लोगों में के बीच से ही वो लोग निकल के आते हैं। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी उसको कर सकते हैं। आपको इसमें 2 या 3 अगर मुख्य बिंदु मैं कहूँ तो, हालांकि इसमें तो काफ़ी लंबे समय तक चर्चा की जा सकती है, लेकिन आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आप में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, कोई चाहे कुछ भी कहे। उसके अलावा आपको बाकी चीज़ों के साथ थोड़ा सा एक कट के रहना होगा इस
तैयारी के दौरान, क्योंकि काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर होते हैं, तो इसीलिए पढ़ाई के दौरान आपको बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों का इसमें समय नहीं मिल पाता। तो आप पहले से कमर कस लें, आपका क्लियर शार्प इसमें फोकस हो, आप प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रैटेजी बना लें कि किस तरीके से मुझे अपना ऑप्शनल चूज़ करना है, कैसे मुझे अपना अटैम्प्ट लिखना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, इंटरव्यू की तैयारी मुझे कैसे करनी है। और उसके साथ मुझे लगता है आप एक फोकस स्ट्रैटेजी के साथ यूपीएससी की तैयारी में लगेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेंगी। अच्छा, मैंने सर इसमें ये सुना है कि बहुत ज़्यादा 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, तो क्या सही बात है? या फिर एक 5 से 6 घंटे स्टडी करने वाला लेकिन अपने फोकस पे क्लियर रहने वाला भी उसको क्रैक कर सकता है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इसमें क्वांटिटी ऑफ एफ़र्ट के साथ इसमें क्वालिटी ऑफ एफ़र्ट भी ज़रूरी है। मतलब आपको ज़्यादा तो देखिए मेहनत इसमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस इस तरीके का है, सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप कई बार तीसरा, चौथा, 5वां अटैम्प्ट दे रहे होते हैं, तब भी आपको लगता है कि पूरी तरह भी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी तो कुछ बच गया है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी फोकस्ड है, क्लियर है और सिंगल माइंडेड है, तो आप हो सकता है कि आपको हर रोज़ 15 घंटे 16 घंटे ना पढ़ना पड़े। हो सकता है 8-9 घंटे में ही आप उतना आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएँ जो कि लोग 15-16 घंटे में भी नहीं कर पाते। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन स्ट्रैटेजी भी आपको बहुत ही क्लियर और पूरे पैशन के साथ इसमें लगना पड़ेगा। अच्छा सर, पहले का मैं देख रहा था आपको जैसे प्रोफाइल, तो उसमें आपने को ऑयल कंपनियों में आपने काम किया है, तो सर वो किस तरह का काम था, क्या कैसे वहाँ पर सर, और उसके बाद यूपीएससी में आना कैसे हुआ? देखिए, यूपीएससी में आने का निर्णय मेरा थोड़ा सा लेट रहा। सबसे पहले मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके कॉर्पोरेट सेक्टर में विदेशों में मैंने काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया, जिसमें भगवान की दया से मुझे दुनिया के जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो ब्रिटिश पेट्रोलियम हो, शेल हो, स्लम्बरजे हो, उनके साथ काम करके देश विदेशों में, जैसे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नाइजीरिया हो, लंदन हो, हॉलैंड हो, मैक्सिको हो, रशिया हो, अज़रबैजान हो, यहाँ पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी बनी और साथ ही साथ एक मन में भी एक सवाल उठ के आया कि आप बाकी भी बची हुई ज़िंदगी को इसी तरीके से सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में कॉर्पोरेट सेक्टर में ही गुजारना है, या वापस अपने देश जाकर अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ उसमें योगदान देना है। तो इस कश्मकश में फिर 2014 में हम लोगों ने निर्णय लिया पूरे परिवार के साथ। 2015 में हम इंडिया वापस आए और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी की। फर्स्ट अटैम्प्ट में आईआरएस इनकम टैक्स में चयन हुआ और लगातार दूसरा अटैम्प्ट दिया, जिसमें आईएएस प्रॉपर में चयन होने के बाद उसमें यूपी काडर का एलोकेशन हुआ। अच्छा सर, जैसे हमने बोलगढ़ी वाले कांड में देखा, उसमें सर शुरुआत में परमिशन नहीं थी वहाँ पे लड़की के घर पे जाने की, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल्स लोग आ रहे थे, पार्टियाँ आ रही थी। तो वहाँ पे सर जिस तरीके से मैंने काफ़ी आपकी फुटेज देखी मैंने निकाल के, तो उसमें कोई एमपी थे वहाँ के, दिल्ली के आए थे, तो वहाँ पे जिस तरीके से उसमें आप डिफीट कर रहे हैं, उन्हें भगंत कर रहे हैं, तो उसमें सर ऊपर से ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है इसमें, या किसी और काम के लिए ले लूँ मैं, तो इसमें पॉलिटिकल कोई प्रेशर है क्या? देखिए, ऐसा होता है कि जो प्रशासनिक कार्य हमारे हाथ में होता है, जैसे कि ज़्यादातर समय होता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए जो भी प्रशासनिक अधिकार हैं या जो भी उन्होंने निवेदन करना पड़ता है या अपने प्रशासनिक अधिकारों का उसमें प्रयोग करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखनी होती है ताकि स्थिति और ना बिगड़े। उन सभी चीज़ों का एक प्रशासनिक अधिकारी को समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से उनका प्रयोग करना पड़ता है, और सबकी मंशा यही रहती है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर भंग ना हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछूंगा जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। मैं पॉलिटिकल पार्टी का किसी का नाम लूँगा, आपको उनका एक प्लस पॉइंट और एक अपनी तरह से सजेशन देना है उनके लिए। देखिए, राजनीति ऐसी चीज़ है जो मेरे प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है और मैं उस पर कोई भी टिप्पणी करने से पूरी तरह बचूँगा। अच्छा, तो किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में अगर मैं पूछूँगा आपकी सजेशन? नहीं, आपको प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है उसके बारे में टिप्पणी करना किसी भी तरह से उचित नहीं। चलिए ठीक है। तो आप सुन रहे थे प्रेम प्रकाश मीना जी को, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहें और सराहना आपकी होती रहे, और आपकी हाथरस में क्रांतिकारी कामों की वजह से लोग आपको ऐसे ही पहचानते रहें। धन्यवाद।
ओके सर, चलो थैंक यू। और बढ़िया कमेंट करना सही है, हमारा काम नहीं है।